नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज बात उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसा है। उनकी कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं, वो है धर्मांतरण, दूसरा है 3 तलाक, तीसरी खबर में बात हनी ट्रैप की, चौथा है अतीक अहमद और अशरफ का हत्यारा। सबसे पहले बात धर्मांतरण की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद भी धर्मांतरण का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां सिर्फ धर्मांतरण कराने तक सीमित नहीं रही है बात। धर्मांतरण कराने के साथ युवती को बेचने का भी मामला सामने आया है। आरोपियों ने प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू महिला को अगवा कर मुंबई में बेचने का प्लान बनाया था। बाप बेटे मिलकर युवतियों को खरीद फरोख्त का गिरोह चला रहे थे। गिरफ्तार युवक ने हिंदू बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे अगवा किया था। युवती की खरीद फरोख्त में गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वहीं एक आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। धर्मांतरण और खरीद फरोख्त का ये मामला लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके से जुड़ा हुआ है। आरोपी शख्स ने लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जब लड़की इसका विरोध करने लगी तो उसको इस गिरोह ने बेचने का प्लान भी तैयार कर लिया। लेकिन पुलिस ने इस गिरोह को गिरफ्तार कर लड़की को बिकने से भी बचा लिया। लड़कियों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीर में खड़े ये 4 आरोपी वही हैं जो ये पूरा गिरोह चला रहे थे। इस तस्वीर में एक बुजुर्ग भी है जिसका नाम जाबिर है। उसके बगल में दिख रहा शख्स आमिर है। उसके साथ खड़े 2 लोग नादिर और वहाब उसके भाई हैं। ये गिरोह पहले सोशल मीडिया के जरिए हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, उसके बाद उससे संबंध बनाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है। इतने से ही इनका मन नहीं भरता तो उसके बाद उन युवतियों को घुमाने के बहाने ले जाकर मुंबई में बेच देते थे। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने लगभग 125 पुलिसकर्मियों को इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए लगाया था। इस ऑपरेशन में लड़की को सकुशल बरामद तो किया ही, साथ में गिरोह के 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कोई किए गए आरोपियों का नाम आमिर, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है। आमिर के सहयोगी नादिल अली है, उसकी उम्र 25 साल है। तीसरा आरोपी जाबिर अली है, जिसकी उम्र 65 साल है। चौथा आरोपी वहाब है, जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। दूसरी खबर में बात 3 तलाक की। भले ही देश में 3 तलाक के खिलाफ कानून पारित हो गया है और इसे कड़ाई से लागू भी कर दिया गया, लेकिन बाराबंकी में ये कानून बेअसर है। यहाँ एक बार फिर एक 3 तलाक का मामला सामने आया है। इसमें एक 5 बच्चों की मां को उसके शौहर ने मारपीट करते हुए 3 बार तलाक देकर और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे हालात में पीड़िता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस से शिकायत दी। यहाँ पहले भी इसी तरह का मामला करीब 5 महीने पहले सामने आया था। मामला बाराबंकी जिले के कोठी थाना क्षेत्र का है। पीड़ित फातिमा ने बताया कि उसकी शादी करीब 15 साल पहले यहाँ के रहने वाले रमजान के साथ हुई थी। इसके उसे 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। पीड़िता के मुताबिक वैसे तो उसका शौहर आए दिन मारपीट करता था, लेकिन इस बार तो उसने हद पार कर दी। पहले आरोपी शौहर ने उसके साथ मारपीट की और फिर धक्का देकर 1 बेटी और 2 बेटों के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया। आरोपी शौहर ने उसकी 2 बेटियों को अपने पास रख लिया है। उसने बताया कि घर से निकाले जाने के बाद वो बाराबंकी में ही एक किराए का घर लेकर रह रही है। पीड़िता ने बताया कि अब उसे प्रधानमंत्री मोदी के बनाए गए 3 तलाक कानून से ही उम्मीद है। उसने पुलिस और प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने और शौहर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उसने कहा कि अब उसे मोदी भाई से ही उम्मीद बची है। उसने कहा कि उसकी जैसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी ने एक कानून बनाया है और इसी कानून के तहत उसके शौहर के खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे उसकी घर वापसी हो सकेगी। पीड़िता फातिमा ने इस संबंध में कोठी थाने में तहरीर भी दी है। पुलिस इस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
तीसरी खबर में बात हनी ट्रैप की। पिछले साल जनवरी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दीप्ति माल्ला उर्फ मरियम को कुख्यात आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया था। कर्नाटक के कुडागु की रहने वाली दीप्ति बीएम बाशा के बेटे अनस अब्दुल्ला रहमान की पत्नी है। इनके पिता इदनब्बा कभी कांग्रेस के विधायक थे। वहीं एनआईए के अधिकारियों ने दीप्ति से मरियम बनी युवती के बारे में संदेह के आधार पर जांच की थी। जांच के दौरान पता चला कि मरियम इस्लामिक स्टेट नेटवर्क में युवाओं को भर्ती करने के रैकेट में शामिल थी। उसे गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा एजेंसी ने 5 महीनों तक उसके खिलाफ सबूत जुटाए थे। उल्लेखनीय है कि एनआईए ने अगस्त 2021 में उसके घर पर छापा मारा था और अनस अब्दुल रहमान के चचेरे भाई अम्मार को आईएसआईएस लिंक के लिए गिरफ्तार किया था। एनआईए ने उस वक्त मरियम से पूछताछ की थी। हालांकि उस वक्त उसे हिरासत में नहीं लिया गया था। सबूत मिलने के बाद उसे जनवरी 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया। पेशे से डॉक्टर होने के बाद दीप्ति माल्ला अनस से निकाह करने से पहले हिंदू थी। जब वो यूएई में पढ़ती थी उस दौरान वो इस्लाम की ओर आकर्षित हो गई। बाद में मैंगलोर के डेरलकट्टे के कॉलेज में बीडीएस की पढ़ाई के दौरान उसे अनस से प्यार हो गया। उसने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम मरियम रख लिया। इसके बाद उसने अनस से निकाह कर लिया। पूछताछ के दौरान दीप्ति माल्ला और मरियम ने एनआईए को बताया कि वो हनी ट्रैप के जरिए हिंदुओं को फंसाती थी और इस्लाम में धर्मांतरित कराती थी। इसके बाद वो उन्हें आईएसआईएस में भर्ती करने की कोशिश करती थी। उसने पूरे कर्नाटक में 10 से अधिक हिंदू युवकों को इस्लाम में धर्मांतरित करने की बात कबूल की। मरियम ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदू और मुस्लिम नामों से 15 से ज्यादा अपनी आईडी बना रखी थी। वो अपने शौहर के कहने पर आईएसआईएस के लिए इंस्टाग्राम पेज क्रॉनिकल फाउंडेशन को हैंडल करती थी। मरियम अश्लील चैट के जरिए युवाओं को फंसाती थी। जान पहचान बढ़ाने के बाद मरियम ने हिंदू युवकों को वीडियो कॉल किया, उससे गंदी गंदी बातें की, फिर वो उनसे शादी करने का वादा करती थी। एक बार जब हिंदू युवक उसकी जाल में पूरी तरह से फंस जाते थे तो वो उन्हें इस्लाम कबूल करने और फिर आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मजबूर करती थी। अगर उसका संभावित निशाना कोई मुस्लिम युवक होता तो वो प्यार का नाटक करती और उन्हें आईएसआईएस में शामिल होने के लिए उकसाती थी। एनआईए ने कहा कि मरियम के बहकावे में आकर 2020 और 2021 में 4 से 5 युवक केरला से सीरिया चले गए। गिरफ्तारी से 5 महीने पहले बेंगलुरु में गिरफ्तार मदेश पेरुमल उर्फ अब्दुल भी मरियम के झांसे में आ गया था। उसने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपना लिया था। मदेश पेरुमल ने कथित तौर पर आतंकवादी संगठन के संचालकों को देश में बम विस्फोट करने का वादा किया था। वहीं एजेंसी ने बताया कि मरियम ने मदेश पेरुमल को लुभाने के लिए 10 लाख रुपए खर्च किए। आईएसआईएस के साथ संबंध होने के अलावा दीप्ति माल्ला उर्फ मरियम के जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के साथ भी संबंध थे। कुख्यात इस्लामी आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ संबंधों को लेकर दीप्ति माल्ला उर्फ मरियम की गिरफ्तारी होने के बाद उसके माता पिता ने उससे संबंध तोड़ लिए। कहा जाता है कि इसके लिए उसके माता पिता ने एक समाचार पत्र में विज्ञापन देकर अपने संबंध खत्म करने की घोषणा की थी। चौथी खबर में बात अतीक और अशरफ के हत्यारे की। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले बांदा के शूटर लवलेश तिवारी की एक खबर सामने आई। दरअसल प्रतापगढ़ जेल में बंद लवलेश का सोशल मीडिया अकाउंट एक बार फिर एक्टिव होता नजर आया। बीते दिन लवलेश तिवारी नाम के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा गया कि फैंस तो सेलिब्रिटीज के होते हैं, मेरे तो चाहने वाले हैं। महाराज लवलेश तिवारी। लवलेश के इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने खूब लाइक और तरह तरह के कमेंट भी किए हैं। कोई इसे शेर बता रहा है तो कोई नेशनल हीरो। पुलिस तक ये जानकारी पहुंची तो एसपी ने साइबर सेल को इस पर जांच के आदेश दे डाले। दरअसल माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले 3 शूटरों में एक लवलेश भी था। अब जब लवलेश जेल में बंद है तो आखिर उसके फेसबुक पर यह पोस्ट कैसे और किसने किया, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। वहीं बीते 16 अप्रैल से तो लवलेश के अकाउंट से कोई पोस्ट नहीं की गई, लेकिन जब 12 मई को अचानक से ये पोस्ट वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में
हड़कंप मच गया। वहीं लवलेश के परिजनों से जब पूछा गया इस पोस्ट के बारे में तो उन्होंने बताया कि यही लवलेश तिवारी का असली फेसबुक अकाउंट है, लेकिन ये पोस्ट किसने की इस बात का उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं। बांदा के एसपी अभिनंदन ने बताया कि मामले को संज्ञान में लिया गया है। साइबर सेल को जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये चेक किया जा रहा है कि कौन ये अकाउंट चला रहा है। जांच के बाद आगे इसमें सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की उस वक्त सबके सामने हत्या कर दी गई थी, जब दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया था। तीनों हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे और उन्होंने मौका देखते ही दोनों के सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद तीनों लवलेश, तिवारी, अरुण मौर्य और सनी ने वहीं पर सरेंडर कर दिया था। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।